रॉयल मेल जहाज पिकार्डी के क्रू अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बिना दिशा के तैर रही ट्रिमोरन पर चढ़ते हैं। उन्हें जहाज पर केवल 2 लॉगबुक मिलती हैं, जिनकी रहस्यमय डायरी प्रविष्टियां डोनाल्ड क्रोहर्स्ट की झूठी छवि को चकनाचूर कर देती हैं। मार्च 1967 में डोनाल्ड क्रोहर्स्ट संडे टाइम्स में अकेले बिना रुके दुनिया घूमने की चुनौती का ऐलान पढ़ते हैं। इस रेस की प्रेरणा 1967 में सर फ्रांसिस चिचेस्टर के एकल महासागरीय साहसिक सफर से मिली है, जिन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ एक बार रुककर 226 दिनों में पूरा किया था। संडे टाइम्स चिचेस्टर से उस रेस के जज पैनल में शामिल होने का अनुरोध करता है, जिसे वे प्रायोजित कर रहे हैं। गोल्डन ग्लोब रेस दुनिया की पहली एकल बिना रुके यॉट रेस है, जिसमें सबसे तेज पूरी करने वाले को 5000 पाउंड इनाम और पहले बिना रुके यात्रा पूरी करने का गौरव मिलेगा। नाविकों को ब्रिटिश द्वीप समूह के एक बिंदु से पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए उसी स्थान पर लौटना होगा, बिना किसी बंदरगाह पर रुके या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त किए बिना। उन्हें अपनी खुद की क्षमताओं, नाव पर मौजूद उपकरणों, टूटी हुई चीजों को ठीक करने की अपनी योग्यता और रास्ते में भोजन या पानी को पकड़कर या बनाकर फिर से भरने की अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। नाविक उन अक्षांशों और महासागरों से गुजरेंगे जो अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और लंबे समय तक अकेलेपन के लिए जाने जाते हैं। इस दौर के कुछ नियम हैं। नाविकों को 1 जून से 31 अक्टूबर 1967 के बीच प्रस्थान करना होगा, जिससे तैयारी के लिए अधिकतम 7 महीने मिलेंगे। लेकिन वे अपनी योजना और अनुकूल मौसम की स्थिति के आधार पर उस अवधि के दौरान अपने प्रस्थान का समय तय कर सकते हैं। जो बिना रुके और बिना सहायता के सबसे तेज यात्रा पूरी करता है, वह इनाम जीतता है, और जो पहले फिनिश लाइन पार करता है उसे गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी मिलती है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है, कोई विशेष योग्यता या अनुभव जरूरी नहीं है। डोनाल्ड क्रोहर्स्ट का जन्म 1932 में भारत में ब्रिटिश माता पिता चार्ल्स और एवलिन क्रोहर्स्ट के यहाँ हुआ था। उनकी माँ बेटी चाहती थीं, इसलिए डोनाल्ड को 7 साल तक लड़की जैसे कपड़े पहनाए। किशोरावस्था में उनका परिवार इंग्लैंड लौट गया। उनके माता पिता की रिटायरमेंट बचत भारत की एक खेल सामान फैक्ट्री में लगी थी, जो दंगे में जल गई। डोनाल्ड के शुरुआती साल शर्मिंदगी और आर्थिक तंगी से भरे थे, जो उनके और उनके माता पिता के लिए मुश्किल थे। उनकी मां एवलिन अपनी खुद की परेशानियों से जूझ रही थीं और उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। 1948 में 16 साल की उम्र में डोनाल्ड के पिता चार्ल्स का निधन हो गया और पैसों की कमी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टैब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप की, जो एक ब्रिटिश अनुसंधान व विकास संगठन है। वहीं उनकी आविष्कार में रुचि बढ़ी। 1950 के दशक में वे ब्रिटिश सेना की रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में शामिल हुए और उपकरणों व मशीनरी का रखरखाव और मरम्मत करते थे। लेकिन उन्होंने खुद को मुसीबत में भी डाल लिया और अंत में सेना छोड़ दी। 1957 में उन्होंने अपनी प्रेमिका क्लेयर ओलेरी से शादी की। 1962 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेशन कंपनी शुरू की, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री नेविगेशन में अपनी रुचि और कौशल जोड़े। कंपनी समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर थी, जिसमें क्रोहर्स्ट का आविष्कार नेविगेटर उसका मुख्य उत्पाद था। नेविगेटर एक हैंडहेल्ड रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था, जो नाविकों को रेडियो बीकन से दिशा ज्ञात कर नेविगेट करने में मदद करता था। आप नेविगेटर को रेडियो बीकन की ओर इंगित करते हैं और सिग्नल चरम पर होने पर कंपास बियरिंग लेते हैं। फिर आप उस कंपास बियरिंग का उपयोग करके अपने चार्ट पर एक रेखा खींचते हैं, जो रेडियो बीकन से शुरू होती है, जिसका आपके चार्ट पर एक निश्चित स्थान होता है। विभिन्न स्थायी वस्तुओं से 2 या अधिक बेयरिंग्स लेकर आप अपनी सही स्थिति जान सकते हैं। जीपीएस के आने से पहले के समय में यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण था। इस उत्पाद ने संभावनाएं दिखाईं, जिससे पाई रेडियो, एक ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और उपभोक्ता रेडियो और टेलीविजन की अग्रणी निर्माता से 8,500 पाउंड के निवेश का प्रस्ताव मिला। पाई रेडियो के निवेश से पीछे हटने से इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेशन को आर्थिक दिक्कतें हुईं। द नेविगेटर असफल रहा, इसलिए क्रोहर्स्ट ने इसका स्थानीय बोट शो में प्रचार किया। जब क्रोहर्स्ट संडे टाइम्स में रेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वे इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं। उनका कारोबार मुश्किल में है। 5,000 पाउंड की इनामी राशि उन्हें आकर्षित करती है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं,
बल्कि शोहरत और ध्यान का रास्ता भी है, जो उनके संघर्षरत कारोबार को पटरी पर ला सकता है। क्रोहर्स्ट एक नए नाविक हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी इंजीनियरिंग और नेविगेटर की मदद से वे दौड़ में तकनीकी बढ़त पाएंगे। वह रणनीति बनाते हैं और अंडरडॉग होने के कारण अनुभवी नाविकों से ज्यादा सोच समझकर काम लेना पड़ता है। शायद डोनाल्ड क्रोहर्स्ट को कुछ साबित करना है, पर जीत के लिए सिर्फ अच्छी रणनीति काफी नहीं है। उन्हें प्रतिस्पर्धियों से तेज नाव चाहिए। जब वे रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s के निचले अक्षांशों में पहुंचेंगे, वहां हवा और लहरों को थामने के लिए कोई जमीन नहीं होगी। उन्हें और उनकी नाव को उस भीषण मौसम का सामना करना होगा। समुद्रों के पार उन्हें अकेलेपन और समुद्र में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण महीनों के दौरान शांत और केंद्रित रहने के लिए अपने भीतर के संघर्षों से लड़ना होगा। अप्रैल 1968 में क्रोहर्स्ट अपनी नाव और उपकरण के लिए स्थानीय व्यवसायी स्टैनली बेस्ट से फंडिंग मांगते हैं। बेस्ट कुछ शर्तों पर क्रोहर्स्ट को रेस के लिए स्पॉन्सर करने को राजी होते हैं। अगर क्रोहर्स्ट रेस शुरू नहीं करते या जल्दी बाहर हो जाते हैं, तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे जो उनके पास नहीं हैं। अपने निवेश सुरक्षा के लिए बेस्ट क्रोहर्स्ट के व्यवसाय और घर को बंधक रखते हैं, ताकि क्रोहर्स्ट बाहर होने पर बेस्ट मालिक बन सकें। फंडिंग मिलने के बाद वो आधिकारिक रूप से रेस में शामिल हो जाते हैं और अब उन्हें एक नाव की जरूरत है। मई में तैयारी के लिए 6 महीने बाकी थे, इसलिए क्रोहर्स्ट एक उपयुक्त नाव की तलाश शुरू करते हैं। शुरुआत में वह वही जिप्सी मॉथ 4 खरीदना चाहते हैं जिसे सर फ्रांसिस चिचेस्टर ने अपनी एकल विश्व यात्रा में इस्तेमाल किया था। जिप्सी मॉथ 4 एक 16 मीटर लंबी केच है जो समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है, जो टिकाऊ और खारे पानी के संक्षारण से सुरक्षित है। चिचेस्टर की नाव का इस्तेमाल करने का विचार काव्यात्मक लगता है, लेकिन यह विचार साकार नहीं हो पाता। 1 जून को रेस विंडो आधिकारिक रूप से खुलती है। सबसे पहले रवाना होने वाले हैं जॉन रिजवे, एक ब्रिटिश नाविक जो इनिशमोर द्वीप से इंग्लिश रोज 4 नामक 9 मीटर की स्लूप पर निकलते हैं। तेज और विश्वसनीय नाव न खरीद पाने पर क्रोहर्स्ट ने ईस्ट ससेक्स के ब्रिटिश बोटयार्ड कॉक्स मरीन को रेस के लिए ट्राइमरन बनाने का आदेश दिया। एक ट्राइमरन में एक केंद्रीय पतवार होती है जो नाव के अधिकांश तैरने की क्षमता प्रदान करती है और रहने की जगह को समेटे रहती है। मुख्य पतवार के दोनों ओर 2 छोटी पतवारें क्रॉस बीम्स से जुड़ती हैं, जो ट्राइमरन को स्थिर और संतुलित रखती हैं, जिससे वो पलटने या डूबने से बचता है। 1960 के दशक में ट्राइमरन बहुत आम नहीं थे और क्रोहर्स्ट द्वारा एक अपेक्षाकृत नए डिजाइन को इतनी कम समय सीमा में बनवाना एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। ट्राइमरन की ऊबड़ खाबड़ समुद्र में स्थिरता सीमित होती है और पलटने पर सीधा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वे तेज हैं और क्रोहर्स्ट को लगता है ट्राइमरन के फायदे खतरों पर भारी पड़ेंगे। ये क्रोहर्स्ट का रणनीतिक कदम है जिससे वो विरोधियों को चकमा देना चाहता है। कॉक्समरीन क्रोहर्स्ट की उन विशिष्टताओं का पालन करता है जिसमें हल्के और सुव्यवस्थित जहाज के लिए समुद्री प्लाईवुड और फाइबर ग्लास जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। 14 जून को रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन फैलमाउथ इंग्लैंड से रवाना होते हैं। वो अपनी 10 मीटर लंबी, मजबूत और परखी हुई केच सुहाली में रवाना होते हैं, जो धीमी है। नॉक्स जॉन्स्टन अनुभवी नाविक और इस दौड़ के तीसरे प्रतिभागी हैं। जुलाई में 3 और प्रतियोगी रवाना होते हैं। क्रोहर्स्ट का जहाज अब भी बन रहा है और समय कम है। कॉक्समरीन मुख्य मस्तूल और रिगिंग वायर लगाता है, जो 3 पतवारों के संतुलन के लिए डिजाइन है और अकेले नाविक के लिए सेटअप व एडजस्टमेंट आसान रखते हैं। डिजाइन और हल्के सामग्री क्रोहर्स्ट के लिए एक अकेले ऑपरेटर के रूप में उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देती हैं, बजाय इसके कि समय के साथ लगातार तनाव को सहन करने के लिए मजबूती और अतिरिक्त सुरक्षा को। जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे लगता है कि क्रोहर्स्ट के तरीके और टाइटन आपदा के स्टॉकटन रश के बीच स्पष्ट समानताएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही दुनिया में अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ नया बनाने की जल्दी में थे। 22 अगस्त को अनुभवी फ्रांसीसी नाविक बर्नार्ड मोर्टेजियर अपने 12 मीटर के स्टील कैच जोशुआ में प्लायमाउथ से रवाना होते हैं। उन्होंने पहले भी लंबी दूरी की यात्रा की है, इसलिए वह इस दौड़ के प्रबल दावेदार हैं। अगस्त के अंत में क्रोहर्स्ट का जहाज तैयार है। वो नाव का नाम टाइनमाउथ इलेक्ट्रॉन अपनी कंपनी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेशन के सम्मान में रखते हैं।
अक्टूबर के अंत तक नाव तैयार करनी है, इसलिए क्रोहर्स्ट के पास समुद्री परीक्षण के लिए समय कम है। उन्हें पाल खोलकर जहाज की स्थिरता, संतुलन और रिगिंग सेटअप का परीक्षण करना है, संचालन से परिचित होना है और समस्याएं ढूंढनी है। वे कुछ दिन निर्धारित करते हैं और कई समस्याएं खोजते हैं। जहाज शांत मौसम में संभालना आसान है और 3 हुल से स्थिरता मिलती है, लेकिन हल्की डिजाइन के कारण तेज हवा और दिशा बदलने पर नाव अधिक संवेदनशील हो जाती है। नाविकों की टीम बदलावों का जल्दी जवाब दे सकती है, लेकिन पालों को ट्रिम और संतुलित करना अकेले नाविक, खासकर क्रोहर्स्ट जैसे नौसिखिए के लिए और भी मुश्किल है। नाव के ढांचे में छोटे छोटे रिसाव हैं, जो यह संकेत देते हैं कि जहाज पूरी तरह से जलरोधक नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि निर्माण जल्दीबाजी में किया गया था। रिगिंग काम कर रही है, पर तेज हवा या उग्र समुद्र में नहीं परखी गई है, और समुद्री परीक्षण कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलता है। क्रोहर्स्ट नाव की कमजोरियां समझ रहे हैं और अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि खुले समुद्र में नौकायन के अनुभव की कमी उन पर भारी पड़ रही है। वो क्लेयर और प्रायोजक स्टैनली बेस्ट को बताते हैं, लेकिन खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। क्रोहर्स्ट को डर है कि प्रायोजन मिलने के बाद पीछे हटने पर उन्हें सार्वजनिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, और पीछे हटने का मतलब होगा कि वे अपना कारोबार और घर खो देंगे। 16 सितंबर को नाइजेल टेटली प्लायमाउथ से 12 मीटर लंबी ट्राइमोरन विक्ट्रस नाव में रवाना होते हैं। जैसे जैसे और नाविक दौड़ में शामिल होते हैं और प्रस्थान की तारीख पास आती है, क्रोहर्स्ट समुद्री परीक्षणों के दौरान मिली समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर में टाइनमाउथ इलेक्ट्रॉन तैयार नहीं है। क्रोहर्स्ट अपनी क्षमता को लेकर असमंजस में है, फिर भी आर्थिक बर्बादी के डर से दौड़ जारी रखने का फैसला करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ प्रगति हो और सम्मान के साथ दौड़ पूरी हो। 31 अक्टूबर को नियमों के मुताबिक आखिरी दिन क्रॉस टाइनमाउथ डेवॉन से रवाना होते हैं। वो अपनी पत्नी क्लेयर और 4 बच्चों से विदा लेते हैं, जो उन्हें यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उनकी नाव तैयार नहीं है। यात्रा के लिए सामान अभी ठीक से नहीं रखा गया और जल्दी में जरूरी उपकरण व अतिरिक्त पुर्जे पैक नहीं हो पाए। क्रोहर्स्ट की यात्रा की शुरुआत में 3 प्रमुख रेस लीडर हैं, नॉक्स जॉनस्टन, मोइटेसियर और टेटली। 9 नाविक इस रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मैं उन 4 पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो मेरी नजर में सबसे स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन ब्रिटिश नाविक हैं। उन्होंने सुहाले में लंबी दूरी तक नाव चलाई है, इसलिए वे इसे चलाना जानते हैं और अकेले यात्रा में सहज हैं। शुरुआती महीनों में वे अटलांटिक में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और भारी लहरों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते हैं। मुझे सटीक तारीख पता करना मुश्किल है, लेकिन केप ऑफ गुड होप पहुंचने में लगभग 4-5 महीने लगते हैं। फिर वे दक्षिणी महासागर में पूर्व की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंचमैन मोर्टेसियर अपनी विश्व यात्रा की योजना बना रहे थे। तभी संडे टाइम्स ने उनसे ब्रिटिश द्वीप समूह से इस रेस में भाग लेने को कहा। मुझे लगता है इसका कारण यह है कि वो फ्रेंच हैं और शायद ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं करते, और उन्हें नौकायन में प्रतिस्पर्धा का विचार भी पसंद नहीं है। वह उनसे कहते हैं कि ट्रॉफी कहाँ रखें, लेकिन कुछ दिन बाद रेस में भाग लेने का निर्णय लेते हैं। फ्रेंचमैन को केप ऑफ गुड होप घूमकर दक्षिणी महासागर में पूर्व की ओर बढ़ने में करीब 3 महीने लगते हैं, और वह नॉक्स जॉनस्टन से तेज चलते हैं। नाइजेल टेटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल नेवी में सेवा कर महत्वपूर्ण समुद्री अनुभव प्राप्त किया। युद्ध के बाद उन्होंने शौकिया नौकायन जारी रखा। वह क्रॉस्ट जैसे ट्राइमरन के साथ दौर में शामिल होते हैं, जिसे वे सीमित बजट में मजबूत करते हैं। वो लगभग 4 महीनों में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। डोनाल्ड क्रोकहर्स्ट सबसे बाद में निकलते हैं। उन्हें चिंता होती है नाव निचले अक्षांशों में टिकेगी या नहीं, फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। 2 महीनों के भीतर ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से ढल गए हैं, अद्भुत दूरी तय कर रहे हैं, और यहां तक कि 24 घंटे की अवधि में 243 समुद्री मील का नया विश्व रिकॉर्ड भी बना देते हैं। सिर्फ 2 महीनों में क्रिसमस 1967 के आसपास वे रिपोर्ट करते हैं कि वे केप टाउन के पास हैं और सदर्न ओशन की ओर बढ़ रहे हैं। नाविकों के पास लंबी दूरी के रेडियो थे जिससे वे संपर्क कर सकते थे, लेकिन मोइटेसियर ने कोई दखलंदाजी नहीं चाही। रेडियो सिग्नल 3000 मील तक जा सकता है और वहां से संदेश आगे भेजा जा सकता है। वे जहाजों को फोटो व चिट्ठियों के पैकेट दे सकते हैं,
पर नाविकों से कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे मानना होगा, मुझे तब रेडियो कैसे चलता था ठीक से नहीं पता। शायद कोई कमेंट्स में लिख सकता है कि क्या रिले स्टेशन जान सकता था कि रेडियो ट्रांसमिशन कहां से आ रहा है, या शायद जब नाव से संदेश भेजा जाता है तो कौन सा रिले स्टेशन जमीन पर उसे पकड़ता है। क्या एक रेडियो स्टेशन का सिग्नल दूसरे से ज्यादा मजबूत हो सकता है और इससे सिग्नल की दिशा पता चल सकती है। दिसंबर 1968 में प्रतियोगी 2 से 7 महीनों तक समुद्र में थे। टेटली अपने ट्राइमोरन जहाज को संतुलित रखने की समस्याएं बताते हैं। क्रॉहर्स्ट उसी तरह के जहाज पर यात्रा कर रहे हैं, पर अब अपेक्षा से तेज प्रगति कर रहे हैं। ये खबर पढ़ना रोमांचक है और अखबारों को मुकाबला गर्माता देखना बहुत पसंद है। सर फ्रांसिस चिचेस्टर, जिन्होंने इसी रास्ते पर जिप्सी मार्च 4 में यात्रा की थी और उसी से इस दौड़ को प्रेरणा मिली थी, भी क्रॉहर्स्ट के ट्राइमोरन की रफ्तार देखकर हैरान हैं। जनवरी 1969 में प्रमुख नाविक नॉक्स जॉनस्टन, मॉर्टेसियर और टेटली दक्षिणी महासागर की रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s में दौड़ रहे हैं। नॉक्स जॉनस्टन को रेडियो में दिक्कत है, मॉर्टेसियर सहज हैं, लेकिन टेटली की नाव को नुकसान हो रहा है। ये निम्न अक्षांश, तेज हवाओं और कठिन समुद्री हालात के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्लोब के निचले हिस्से में हवा की ताकत कम करने के लिए कोई जमीन नहीं है। तीनों नाविक केप हॉर्न पार कर संघर्ष करते हैं और क्रमशः जनवरी, फरवरी और मार्च में दक्षिण अमेरिका के निचले सिरे पर पहुंचते हैं। वे थकाऊ हालात बताते हैं, पर उनकी अपडेट्स आयोजकों को उनकी प्रगति पर आश्वस्त रखती हैं। क्रोहर्स्ट सहित ये 4 नाविक ही अब दौड़ में बचे हैं। 5 लोग रिटायर हो चुके हैं। हालात इतने कठिन हैं कि वे दक्षिणी महासागर भी नहीं पहुंच सके। क्रोहर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार वह अग्रणी नाविकों के पास है और टेटली की गति व प्रदर्शन के बराबर है। उसके अपडेट्स में अनुकूल हवाओं का जिक्र है और टाइनमाउथ इलेक्ट्रॉन कुशलता से चल रही है, और आयोजक क्रोहर्स्ट की प्रगति से हैरान हैं। वो कहता है कि उसके जनरेटर में समस्या है और वो रेडियो बंद कर देगा। फरवरी 1969 में नॉक्स जॉनस्टन सबसे आगे रहते हुए अटलांटिक की ओर उत्तर मुड़ता है। टेटली अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अपने जहाज पर संरचनात्मक दबाव की चिंता जताता है। मार्च में फ्रांसीसी मॉर्टेसियर को यूरोप लौटना था, लेकिन वह सिस्टम को चुनौती देते हुए दक्षिणी महासागर में फिर से दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। वो केप टाउन में गुलेल से एक संदेश जहाज पर पहुंचाता है कि उसे रेस में दिलचस्पी नहीं और वो पैसिफिक द्वीपों की ओर जा रहा है। अप्रैल 1969 में नॉक्स जॉनस्टन आगे हैं और फिनिश लाइन के करीब पहुंच रहे हैं। टेटली इस रेस को पूरा कर सम्मानजनक स्थान पाने को दृढ़ है। वो क्रॉस्ट की प्रगति देख रहे हैं और मानते हैं कि वो टाइम ट्रायल जीतेंगे। फिर क्रॉहर्स्ट दोबारा रेडियो संपर्क स्थापित करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने केप हॉर्न पार कर लिया है और अब अटलांटिक के रास्ते उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरों पर बढ़त बना रहे हैं। अब दौर में सिर्फ 3 ब्रिटिश नाविक बचे हैं। 22 अप्रैल 1969 को नॉक्स जॉनस्टन दौड़ पूरी करते हैं, फेलमुथ पहुंचते हैं और सबसे पहले फिनिश लाइन पार करने के लिए ट्रॉफी जीतते हैं। समुद्र में 312 दिन बिताकर वो पहले एकल नाविक बने जिन्होंने बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाया। मई में टेटली और क्रॉस्ट दौड़ पूरी करने की कोशिश करते हैं। अजोर्स के पास पहुंचकर टेटली विक्टोरस को तेज चलाते हैं ताकि क्रॉस्ट से आगे निकल जाएं। लेकिन दक्षिणी महासागर में हुई मार के बाद अपनी नाव को इतनी तेज चलाने के कारण 30 मई को टेटली की नाव पलट जाती है और वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अब सिर्फ क्रॉस्ट ही बचे हैं जो तेजी से फिनिश लाइन के पास पहुंच रहे हैं। 29 जून को क्रॉस्ट ने बताया कि वे कुछ दिनों में इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। अंडरडॉग नाविक की अकेले बिना रुके दुनिया घूमने की कहानी ने सबको चौंका दिया, लेकिन कई दिन बाद भी क्रॉस्ट की कोई खबर नहीं मिलती। 10 जुलाई 1969 को टाइनमाउथ इलेक्ट्रॉन अटलांटिक महासागर के बीचों बीच 2500 समुद्री मील दूर बहता हुआ पाया जाता है और क्रॉस्ट कहीं भी नहीं मिलते। उसकी लॉगबुक्स और जर्नल्स क्रॉस्ट की यात्रा की एक अलग ही कहानी बताते हैं। 8 महीने पहले जब क्रॉस्ट ने अक्टूबर 1968 के अंत में यात्रा शुरू की, तब उन्हें टाइनमाउथ इलेक्ट्रॉन की असली समस्याएं पता चलीं। ट्राइमोरॉन में लगातार पानी रिसता है
और इसमें इतना संतुलन नहीं कि यह खराब या सदर्न ओशन के पानी में टिक सके। और इसकी अनटेस्टेड रिगिंग खुले समुद्र की परिक्रमा की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकती। दक्षिणी गोलार्ध के खतरनाक पानी क्रॉस्ट के लिए ज्यादा होते हैं और कुछ हफ्तों बाद वो जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देता है। वह बहता है और तूफानों से बचता अपनी भलाई की सोचता है। दिसंबर में क्रॉहर्स्ट अपनी लॉगबुक में मानता है कि वह दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। इस बिंदु से वह 2 लॉग रखना शुरू कर देता है। एक उसकी असली नेविगेशन लॉग और व्यक्तिगत विचार हैं। दूसरी एक झूठी लॉग है जिसमें एक काल्पनिक विश्व यात्रा का वर्णन है। झूठी लॉगबुक में वो रिपोर्ट्स को असली मौसम और समुद्री धाराओं से जोड़ता है। वह समय, परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धियों की रिपोर्टों के आधार पर संभावित स्थान और गति की गणना करता है। वो रेस आयोजकों को झूठे स्थान बताता है जिससे लगता है कि वो दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। क्रॉसहर्स्ट उन्हें और विश्वसनीय दिखाने के लिए नेविगेशन विवरण भी जोड़ता है। यह पागलपन भरी प्रतिभा है। ऐसी लॉगबुक तैयार करने में काफी मेहनत लगती। जनवरी 1969 में वह तेज प्रगति की रिपोर्ट करता है और दावा करता है कि उसने केप ऑफ गुड होप पार कर लिया है। वो खराब मौसम और तेज हवाओं की रिपोर्ट करता है ताकि साथी प्रतियोगियों की असली चुनौतियां दिखा सके। वो रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन की रेडियो समस्याओं से सीखते हैं और बताते हैं कि उनका जनरेटर बंद हो गया है, जिससे सदर्न ओशन जाते समय रेडियो बंद करना पड़ा। असल में वे साउथ अटलांटिक में ब्राजील तट के पास छोटे मूवमेंट करते हैं ताकि पकड़े न जाएं। दुनिया के दूसरी तरफ से आने वाले रेडियो ट्रांसमिशन शायद उसकी असली लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उसकी पोल खुल सकती थी। मुझे यकीन है कि लोकेशन रिपोर्टिंग का दबाव उस पर रहता होगा, इसलिए उसके लिए राहत है कि अब उसे प्रगति साझा करने से रुकने का कारण मिल गया। समुद्र में महीनों अकेले रहते हुए क्रॉहर्स्ट समय, वास्तविकता और ब्रह्मांडीय प्राणियों पर डायरी लिखता है। उसकी लिखावट में वही संघर्ष दिखता है जो उसकी मां ने अपने डर से किया था। वो संदेह करता है कि उसकी धोखाधड़ी सफल होगी या नहीं, फिर भी वो अपनी प्रगति गढ़ता रहता है, इसे जीने का तरीका मानता है। फरवरी 1969 से उसका वास्तविकता से जुड़ाव धीरे धीरे घट रहा है। क्रॉसहर्स्ट खुद को अपनी स्थिति की नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने में विशेष रूप से सक्षम मानने लगता है। शायद खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी चाल काम कर जाएगी। अप्रैल में जब नॉक्स जॉनस्टन सबसे पहले रेस पूरी करता है तो क्रॉस्ट को यह चिंता बढ़ने लगती है कि दुनिया उसकी नकली यात्रा का सच जान जाएगी। उसकी निजी लिखावटें और भी बिखर जाती हैं, जिनमें अवसाद और अस्तित्वगत डर झलकता है। वो अपनी पहचान और दुनिया में अपनी जगह को लेकर सवाल करता है, जो डोनाल्ड के लिए बचपन से चुनौती थी। 29 जून 1969 को क्रॉहर्स्ट अपनी आखिरी लॉग प्रविष्टि लिखता है। यह समाप्त हो गया है, यह समाप्त हो गया है, यही दया है, मैं यही खेल छोड़ दूंगा। क्रॉहर्स्ट के साथ क्या हुआ इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं। उनकी डायरी और मानसिक स्थिति को देखकर माना जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ समय में कूदकर आत्महत्या की। दुनिया भर में नौकायन के लिहाज से सिर्फ ब्राजील तक पहुंचना असफलता थी, लेकिन यूके से ब्राजील तक अकेले नौकायन करना अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर क्रॉहर्स्ट ने हार मानी होती तो उन्हें आर्थिक बर्बादी और अपमान झेलना पड़ता, जो शायद उन्होंने बचपन से सहा था। जब तक नॉक्स जॉनस्टन ने रेस पूरी की और टेटली की नाव पलट गई, क्रॉहर्स्ट को एहसास हुआ कि उसकी लॉगबुक्स को उन लोगों की जांच का सामना करना पड़ेगा जो उससे कहीं ज्यादा जानते थे, खासकर अगर उसका समय तेज होता। मेरे ख्याल से वो अपनी नाव ब्राजील तट के पास चट्टानों से टकरा सकता था और उसकी लॉगबुक्स पानी में डूब जाती। इससे वो आर्थिक बर्बादी से बच सकता था और शायद जीतने के बाद होने वाली जांच से भी। मुझे लगता है कि वो अपने दिमाग के जाल में गहराई तक फंस चुका था। नॉक्स जॉनस्टन एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने रेस पूरी की, इनाम की राशि और ट्रॉफी जीती। उन्होंने 5000 पाउंड की इनामी राशि क्रॉहर्स्ट परिवार को दान की, जिससे वे आर्थिक बर्बादी से बचे। गोल्डन ग्लोब रेस आज भी एक समान रूप में मौजूद है। इसकी विरासत का सम्मान करने के लिए नाविकों को केवल वही उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति है जो 1968 में उपलब्ध थे
और वे नावें जो नौकायन के स्वर्ण युग में डिजाइन की गई थीं।